वेलकम स्टूडेंट्स, केडी स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं आपके लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। तो देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। सो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। आपका आंसर होगा ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है और पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। बंद पाइप में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण पानी पाइप पर अत्यधिक दबाव डालता है। इसके परिणाम स्वरूप पाइप फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताजी पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो आपका आंसर सी होगा। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस सेल्सियस पर पानी जम जाता है, यानी बर्फ़ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। जब ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तब झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह तो बर्फ़ बन जाती है, जबकि नीचे की परतें 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में रहती हैं, इसलिए नीचे का पानी नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो आपका आंसर ए होगा ऊर्जा का। तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट्स, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो आप बताइए। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 मेगा जूल होते हैं। ये किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि। आपका आंसर होगा ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होती है। आपका आंसर यही होगा। तो मैं आपको बता दूं ये कैसे होता है। रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक बताया गया है और 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच निर्धारित रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपका आंसर है सी, प्रतिशत। अब ऐसा क्या होता है हम देखते हैं। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयत वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर डी, रुद्धोष्म विचुम्बकन। अब रुद्धोष्म विचुम्बकन क्या होता है और ये क्या करता है, हम इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं। रुद्धोष्म विचुम्बकन विधि परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण है। इस विधि के तहत कुछ विशिष्ट पदार्थों से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उनका तापमान कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? आपका आंसर होगा ए, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। अब हम शीतन के नियम देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो शीतन का नियम ये है, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार एक नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान में अंतर के समानुपाती होता है। अतः स्पष्ट है कि शीतन की दर बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्म किसका यूनिट है?
तो आपका आंसर बी है, थर्म ऊष्मा का यूनिट है। अब हम थर्म के बारे में कुछ बात करते हैं। हम एक थर्मो बराबर देखते हैं कितना होता है, तो यह 100,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU के समतुल्य है। स्टूडेंट्स, आज ये पहली क्लास है और पहली क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है। तो हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो आपका आंसर बी, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। जल क्वथनांक उच्च तुंगता अधिक ऊंचाई पर निम्न वायुमंडल दाब के कारण घट जाता है, क्योंकि इसके ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए घट जाता है। स्टूडेंट्स, अब जल्दी से जल्दी तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगले महीने में हमारा होने वाला है। नोटिस आ चुका है। जो हमारा NTPC के जो लास्ट एग्ज़ाम रह गए थे वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और उस एग्ज़ाम के फिनिश होने के बाद हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो देर नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है स्टूडेंट्स। देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं और पूरे जोश के साथ तैयारी करें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इनको लगाएं।